इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस ना विद्युतीय दोलन। हेडिंग लीजिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट 4 चल रही है अपनी। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस का। ठीक है, इससे पहले कल तक में हमने क्या कंप्लीट किया? चालित आवर्ती दोलन, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी का दूसरा नाम क्या था? प्रणोदित दोलन भी हमने उसको कहा। ठीक है, प्रणोदित दोलन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। वो ओनली कौन सा? प्रणोदित बल के कारण जब दोलन होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रणोदित दोलन कहा जाता है। और प्रणोदित बल किसे कहा गया? कि जब हम किसी भी दोलन के आयाम को कम करने के लिए, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दोलक पर जो अवमंदन बल लगता है, जो कि उसके वेग को कम करता है, उसके एम्पलीट्यूड को कम करता है, तो उस अवमंदन बल के प्रभाव को खत्म करने के लिए, क्यों उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो अपने आप उसका जो वेग में कमी हो रही है वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एडिशनल बाहरी तौर से हम कुछ उस पर बल लगाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो उसके कारण जो टोटल किसी दोलन पर लगने वाला बल हमारा कौन कौन सा हो जाता है? प्रत्यानयन बल उस पर लगता है, प्लस उस पर एक डैम्प्ड ऑसिलेशन लगता है, मंदन बल, और प्लस अप्लाइड फोर्स। उन तीनों के कारण लगता है। क्लियर है? उससे रिलेटेड हमने पूरा देखा, उसके अवकल समीकरण, उसका सॉल्यूशन देखा, उसमें हमने फाई कला कोण की वैल्यू देखी, उनमें आपस में रिलेशंस देखे, या कल हमने जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, पावर कितना कंजप्शन होता है वो देखा, विशेषता गुणांक देखा, और ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। कभी कुछ चीज़ पूछ ली, कभी कुछ चीज़ पूछ ली। क्लियर है? इतना है। आज हम इसमें नेक्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन, जिनको विद्युतीय दोलन कहा जाता है। नाम से क्लियर है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल है। तो थोड़ा बहुत अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सा होता है। इसमें जो मेनली हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? LCR सर्किट हम पढ़ेंगे। LCR सर्किट, ठीक है। LCR सर्किट, ये इसका नाम ही है। नाम LCR होने का मतलब यहाँ पे क्या है? L C और R का मतलब आप समझते होंगे। इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग को भी आती होगी, फर्स्ट ईयर में ही है शायद आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें भी होगा ये। ठीक है ना, LCR सर्किट। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? एक्चुअली एक ऐसा सर्किट जिसमें एक L लगा हुआ हो, एक C लगा हुआ हो और एक R लगा हुआ हो। ठीक है, L लगा हो, C लगा हो और R लगा हो। अब ये L C और R क्या है तो आप जानते होंगे। L को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। कुंडली टाइप से जो लगी होती है, ये इसका सिंबल होता है। जैसे ये कोई कुंडली, कोई कॉइल लगी होती है, कॉइल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सी होता है कैपेसिटर, या इसको इंडक्टर बोलो। कैपेसिटर जिसको क्या कहते हैं हम? संधारित्र। सिंबल क्या होता है इसका? ये। ठीक है ना, कोई भी दो वायर्स के बीच में हमने जोड़ा, ये कैपेसिटर। और आर तो हमारा वेल नोन होता ही है। 10th 11th क्लास से हम जानते हैं आर सबसे अच्छा फेवरेट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरा सबसे फेवरेट होता है आर। आर क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस। इसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? ये आर रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर है ये तीनों? तो अब कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें हमारा एल सी और आर तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हो, तो उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे? LCR सर्किट। ठीक है, डेफिनेशन में कोई खास चीज़ नहीं है, तीनों चीज़ें जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड हमने नाम बता दिया। स्पेशल चीज़ क्या है कि यहाँ पर LCR सर्किट में आपको देखना है कि ये तीनों जब एक दूसरे के साथ कैसे लगे हो? श्रेणी क्रम में लगे हो तो, और या फिर पार्श्व क्रम में लगे हुए हो तो, मतलब सीरीज में लगे हुए हो तो, या फिर पैरेलल में लगे हुए हो तो। दोनों कंडीशन में हमें पढ़ना है। सीरीज और पैरेलल आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी दो, जैसे रेजिस्टेंस हम सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो कोई हमारा R1 लगा हुआ है
और ये हमारा R2 लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हम इनको इस तरीके से जोड़ दें, ये आपका R1 लगा दिया और ये आपका लगा दिया R2, R1 R2। तो अभी ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जिसको हम कहते हैं, इस फॉर्म में लगे। क्लियर है। तो हम पढ़ेंगे LCR सर्किट, LCR सर्किट इन सीरीज, LCR सर्किट इन पैरेलल में, दोनों कंडीशंस में, ठीक है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है आपका कि LCR सर्किट से रिलेटेड आप जो भी पढ़ेंगे, ऑब्वियसली सी बात है ऑसिलेशन के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम इसके भी अवकल समीकरण देखेंगे, उस अवकल समीकरण का कुछ सॉल्यूशन होगा, फिर वहां से हम अलग अलग मान निकालेंगे। जैसे हम यहाँ कला कोण की बात कर रहे हैं तो फाई का मान निकाल लेंगे या जो भी है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होगा जैसे अभी तक हम बाकी में करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज आपको एक सुविधा मिल जाएगी, वो क्या होगा कि LCR सर्किट के लिए आप जो भी पूरी की पूरी वैल्यू लेंगे, जैसे जो हमारी अवकल समीकरण आएगी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल एज इट इज किसके जैसे होगा, हमारे ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन के ऑसिलेटर की तरह होगा। इससे पहले जो भी हमने ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा बिल्कुल उसके जैसा होगा, एज इट इज। फर्क इतना होगा केवल कि आपने अगर इसकी इक्वेशन ली d2x/dt² ली थी ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्योंकि वहां हम नॉर्मल विस्थापन की बात कर रहे थे। यहाँ आपको पता है थोड़ा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है तो थोड़ा आपको वैसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों का यूज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर x के फॉर्म में हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, वहां जबकि आपका इसकी जगह क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, ठीक है ना। वो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर हमारे पास λ/m था तो उसको हम यहाँ पे कर देंगे L/c से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर L और C है। ये वैल्यूज कैसे आएंगी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको केवल क्या करना है कि अगर आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अच्छे से पढ़ा, सॉरी ड्राइवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इससे पहले हमने चालित आवर्ती दोलन पढ़ा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके पास एक अच्छी बात ये है कि आपको केवल उसकी इक्वेशन याद है। आप उसमें केवल x को q से रिप्लेस करके λ/m को L/c से, दो तीन चीज़ों को हमें रिप्लेस करना है, वो अपन आगे बात जब करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। उनको रिप्लेस करके आप डायरेक्टली भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्टली बिल्कुल एज इट इज वैल्यू निकाल दो। और जैसे जैसे उसमें फाई निकाला है हमने तो चाहे x0 निकाला है, उसकी जगह जो जो वैल्यूज है सेम एज इट इज यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये फायदा हो जाएगा दोनों तरीकों से। देखो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हमें LCR सर्किट पढ़ना नहीं, पढ़ेंगे हम पूरा ही, क्यों, क्योंकि चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। वो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर अलग चीज़ था, अब अपन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस में आ गए, तो सिंपल सी बात है चीज़ें अलग है, तो हमें कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। थ्योरी लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पता होगा तभी तो थ्योरी लिखोगे, तो इसीलिए पढ़ना हमें है ही। लेकिन हाँ एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें एक सुविधा मिल जाती है कि ठीक है अगर दो चीज़ें हमें याद करनी है, हमने पहली वाली चीज़ अच्छे से समझ ली, तो यह है कि हम मतलब, या फिर आप इसको भी याद रख रहे हो लेकिन मान लो अगर एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है लिखने में कि इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, तो उसके लिए भी कंपेयर करने का सही तरीका क्या है, सिंपल हार्मोनिक जो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए चालित आवर्ती दोलन के लिए जो हमने अवकल समीकरण पढ़ी थी उससे पूरा क्लियर कर लो, उससे कंपेयर करके भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर आज से वो लोग क्लास ले रहे हैं मतलब 4th यूनिट में, अगर पहले जो हमने चालित आवर्ती दोलन पढ़ा उसके लेक्चर्स अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगी कि पहले आप उनको समझ लो, वो समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज में डायरेक्टली जो हमने लास्ट पूरी डेरिवेशन की है प्रणोदित आवर्ती दोलन की वहीं से कंपेयर करके यहाँ लिखूंगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने क्लास ली है 4th यूनिट की फर्स्ट डे से उनको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर जिन्होंने अगर थोड़ी भी बीच में स्किप किया हो उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। आप लोगों को पहले वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, बेटर भी होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक चीज़ एक बार समझ लोगे। तो यहाँ पर ये है हल्का फुल्का देख लो LCR सर्किट क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर दोबारा इसको भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हो तब तो आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ में याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में, दोनों ही चीज़ें इजी हो जाएगी। अगर आपको ये चालित आवर्ती दोलन वाली इक्वेशन याद नहीं है, LCR वाली याद है, तो यहाँ से कंपेयर करके उसको बना सकते हो, या वो याद है तो उससे कंपेयर करके इसको बना सकते हो, ठीक है। गलत है सही है वो भी आप इजीली एग्जाम में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। इनके बारे में हमें पढ़ना है, अभी कुछ भी उतारना नहीं है, सब अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस किसको कहा जाता है। तो लिखो इसमें
हेडिंग डालो विद्युतीय दोलन। लिखो इसमें विद्युतीय दोलनों को अध्ययन करने के लिए, विद्युतीय दोलनों का अध्ययन करने के लिए यदि हम प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L कैपिटल L एवं धारिता C कैपिटल C। धारिता संधारित्र को ही बोला जाता है, ठीक है ना, संधारित्र को धारिता भी, तो कैपिटल C लिखना, ठीक है। C से संबंधित परिपथों के उदाहरण देख सकते हैं। फुल स्टॉप। केवल शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल L व शुद्ध धारिता कैपिटल C से संबंधित परिपथ एक सरल आवर्ती दोलन का अच्छा उदाहरण है। परंतु इस परिपथ में यदि R भी जोड़ दिया जाए, इस परिपथ में यदि प्रतिरोध कैपिटल R भी जोड़ दिया जाए, तो इस स्थिति में कैपिटल R द्वारा दोलित्र की शक्ति का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है तथा दोलित्र अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसमें प्रवाहित दोलनी आवेश स्मॉल q आवेश, अब यहाँ पर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। चार्ज को किससे डिनोट करते हो, स्मॉल q से। लिखो दोलनी आवेश स्मॉल q का आयाम चरघातांकी रूप से कम होता जाता है। फुल स्टॉप। इस दोलित्र में प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर होने वाली शक्ति क्षय की पूर्ति बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू E0 sin ओमेगा t क्या है ये, बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, लिख लो इक्वल टू E0 sin ओमेगा t लगाकर कर सकते हैं। फुल स्टॉप। इस प्रकार बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाकर
बाह्य प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाकर पोषित विद्युतीय दोलन प्राप्त कर सकते हैं। पोषित विद्युतीय दोलन प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है तथा इस प्रकार के दोलित्र विद्युतीय दोलित्र कहलाते हैं। इस प्रकार के दोलित्र विद्युतीय दोलित्र कहलाते हैं तथा उनका दोलन विद्युतीय दोलन कहलाता है। उनका दोलन विद्युतीय दोलन कहलाता है। अब आपको कंप्लीट चीज यहाँ समझ में आई, तो आपको लगा होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा है जो भी हमने लास्ट पढ़ा, प्रणोदित बल के कारण जो हमने दोलन पढ़ा, बिल्कुल सेम वैसा हुआ। यहाँ पर सबसे मेन चीज तो देखो, विद्युतीय दोलन होने के कारण चीजें यहाँ कैसे बदल गई। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, जब आवेशों का प्रवाह होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसीलिए यहाँ पर आवेश किसका होगा, आवेश क्यू का प्रवाह होगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ जैसे हम क्या देखते थे, हम नॉर्मली कोई ऑसिलेटर अगर अभी तक हम पढ़ रहे थे तो हम ये देखते थे कि मान लो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें देखिए विस्थापन इसका एक तरीके से देखते थे, आयाम विस्थापन के बराबर होता था, एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता था, इसके मैक्सिमम विस्थापन के बराबर होता था, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स में कितनी कमी आ रही है। दूसरी चीज हम देखते थे कि जैसे जैसे इसमें अवमंदक बल अगर लग रहा है तो अवमंदक बल के कारण क्या करता था, वो इसका वेग कम करता था, आयाम कम करता था। तो हमें यहाँ पे आप लोग को ध्यान हो तो हमें अवमंदक बल के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला था कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली कम होता गया था इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन क्या मिलती है कि चरघातांकीय रूप से इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा था, यही हमने देखा था चरघातांकीय रूप से। तो यहाँ कम क्या हो रहा था, आयाम कम हो रहा था। ये जो इसका एम्पलीट्यूड था एक्स नॉट, अगर हम बात करें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये कंटिन्यूअसली आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। ये बात थी। यहाँ हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं, कैसे, विद्युतीय दोलन से। क्यों, क्योंकि यहाँ हम सर्किट क्या जोड़ करके बना रहे हैं, एल जोड़ रहे हैं, उसमें सी जोड़ रहे हैं, ठीक है। एल और सी जोड़ करके भी आप नॉर्मली कोई सर्किट बना सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में देखो हमने क्या लिख रखी है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार के विद्युतीय दोलनों की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कोई सिंपल एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो आप एल और सी लेकर के भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उस ऑसिलेटर में क्या होगा, फिर कुछ ट्विस्ट नहीं होगा, कुछ मजा नहीं आएगा। उसमें मजे लेने के लिए हम क्या करें कि उसमें हम आर एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। भाई कुछ उसको हमें छेड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने उसमें एक आर और जोड़ दिया। आर जोड़ने का मतलब, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध से मतलब क्या होती है, बाधा, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है बाधा। किसी में भी लगाया जाता है, जैसे किसी भी सर्किट में आर लगा हुआ है, आर का काम क्या होता है कि आर जो भी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि उस सर्किट में आपके आवेशों का प्रवाह हो रहा है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आने का मतलब क्या होता है, तारों में से होकर के करंट आ रही है। करंट आने का मतलब क्या है कि आवेश ही तो एक्चुअली में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है किसी प्रकार का, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो सकता है, आगे की बात होती है, डायरेक्शन उनकी क्या है, ठीक है। अब तो वो अगर करंट आपके पास सीधी आने लग जाएगी तो वो भी तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए उनके बीच में क्या होता है, प्रतिरोध लगाया जाता है, बाधा लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम मेन हाईवेज पे चलते हैं, या नॉर्मली भी कल तो गलियों में भी बनाए जाने लग गए हैं क्या, स्पीड ब्रेकर्स। जैसे आप रोड्स पे चलते हो, लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ रोड है तो लोग क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, बीच में स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं, तो ताकि अपने आप ही आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, और या फिर जो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा हो उसके साथ तो फिर ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, अगर आप बिल्कुल स्मूथ लाइन इनको प्रोवाइड करवा दोगे कि ये रास्ता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना है, तो क्या होगा, ये तो बहुत फटाफट बहुत स्पीडली भागने लग जाएंगे। इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया जाता है, बीच में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, आर जोड़ा जाता है। आर क्या करता है कि इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देता है, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर देता है। हाँ, अब ये बात अलग होती है कि कई बार इस आर का मान अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि फिर वो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। जैसे ये सब चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, उसमें आप लोग पढ़ते ही हो। जैसे हम लोग रेक्टिफायर्स वगैरह पढ़ते हैं, दिष्टकारी वगैरह होता है, उनमें क्या होता है, जैसे प्रतिरोध है,
अब उनके कारण जो हमारे पास जो मान मिलता है विशिष्टकारी का मतलब जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ जो हमें डीसी करंट मिलती है उसमें क्या होता है, थोड़ा जैसे हम बोलते हैं नॉइस फैक्टर होता है। अब नॉइस फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट नॉइस फैक्टर क्या होता है, मतलब उसमें बीच में जो भी रुकावटें आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तरह से आप उनसे ले सकते हो नॉइस फैक्टर, वो उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको कम करने के लिए कोई से भी हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं इन सब में नॉइस फैक्टर का मतलब वही होता है कि कहीं पे मान लो आर का मान कुछ ज़्यादा है या कोई और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, फिल्टर्स लगाए जाते हैं, फिल्टर लगाए जाते हैं। वो फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम वही होता है कि वो प्रॉब्लम को एक तरीके से छान देता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार वो इस एम्पलीट्यूड को भी कम कर देते हैं या जो प्रतिरोध है इसको भी। तो ये सब बातें अलग, बाकी अलग बातें हैं। यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल और सी जोड़ करके भी हम सिंपल सर्किट बना सकते थे, लेकिन यहाँ हम साथ में आर लगा देते हैं। अब आर लगाने से क्या होगा, आर बीच में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, उस बाधा के कारण से जैसे पहले बाधा थोड़ी उत्पन्न करेगा, फिर नेक्स्ट बार में जैसे मान लो ये पूरा सर्किट हमने बना दिया, ठीक है, करंट आपकी फ्लो होकर के यहाँ से आ रही थी, बीच में आ रहा है, चलो कैसे भी करके इन्होंने एक बार पार कर लिया, फिर करंट यहाँ से फ्लो करके आई, फिर नेक्स्ट बार में इन्होंने वापस से प्रॉब्लम क्रिएट की तो उनकी स्पीड में थोड़ा सा और कम हुआ होगा, फिर नेक्स्ट फिर उनकी स्पीड थोड़ी कम हुई, तो क्या होता है कंटिन्यूसली उसको पार करते करते स्पीड में थोड़ी थोड़ी होकर के कमी आती रहती है। आपको बार बार किसी बुरे से रास्ते से जाना हो तो आप एक बार को तो कैसे भी करके चले जाओगे, अगली बार जाओगे तो उस बुरे रास्ते पे जाने पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, फिर उससे नेक्स्ट टाइम जाओगे तो और दिक्कत होगी, मतलब ये एक तरह से आप प्रॉब्लम की तरह मान सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे होता है कोई उबड़ खाबड़ रास्ता होता है तो वहाँ हमें जाने पर ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, यहाँ बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ होगी यहाँ पर इनके साथ में भी। तो यहाँ जो क्यों जो आवेशों का जो फ्लो हो रहा है, आवेश क्या होगा, एक बार को जैसे मान लो चले भी गए, कैसे भी इस रास्ते को उन्होंने क्रॉस कर लिया, अगली बार पूरा ये इतना घूम करके सर्किट घूम करके फिर आएंगे, फिर इनको यही रास्ता पार करना पड़ेगा, हल्की सी थकान होगी, फिर वापस से पार करके आएंगे, फिर हल्की सी थकान होगी। तो इस तरीके से करते करते यहाँ पर किसका एम्पलीट्यूड कम होगा, चार्ज का एम्पलीट्यूड कम होगा, क्यू का एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है हमने लिखा है, आपने जो लिखा है उसमें पढ़ो, हमने क्या किया है कि आर जोड़ देने के कारण क्या होगा, इस प्रतिरोध के कारण चार्ज क्यू की जो वैल्यू होगी, क्यू का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप विस्थापन ही लेकर के हम क्यू की वैल्यू लेंगे, आवेश, आवेश का मान धीरे धीरे कम होगा। और अगर ये कंटिन्यूसली कम होता गया तो कम होते होते पॉसिबल है कि एक कंडीशन ऐसे भी आएगी जब इनका जो फ्लो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यहाँ तक आकर के चार्ज बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। चार्ज जीरो हो जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और वो ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो उसके बाद इस सर्किट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस चार्ज में जो कमी आ रही है, इसके एम्पलीट्यूड में जो कमी आ रही है, उससे बचाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल, जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, कुछ प्रणोदित बल लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बल कौन सा लगाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है वैल्यू जिसकी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी, ये विद्युत वाहक बल जो होता है ये उसको एक्स्ट्रा एडिशनल थोड़ा सा सपोर्ट देता है, जिससे कि Q जो होता है वो वापस से इसको पार कर जाता है, इस बैरियर को पार कर जाता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। जैसे कल हमने देखा था कि उसमें जो हमने अप्लाइड फोर्स दे दिया उसके कारण जो हमारा आयाम कम होता जा रहा था, धीरे धीरे वो आयाम कम होना बंद हो गया, और हमें एग्जिट, जैसे हमने उसका एग्जाम्पल क्या देखा था, जैसे घड़ी, घड़ी में कोई पेंडुलम होता है, वो केवल तब तक काम करता है जब तक कि आपका सेल खत्म नहीं होता, सेल खत्म होते ही उसका पेंडुलम चलना बंद हो जाता है, तो वो बंद, तो सेल के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, उसको कुछ एडिशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बिना सेल के आप उसको मूव करके देखो, पेंडुलम को मूव हो जाएगा, वो कुछ टाइम तक ऑसिलेशन करता भी रहेगा फ्लो से, फिर आप देखोगे धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फाइनली वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास सिंपली कौन सी कंडीशन आती है, मंदन बल वाली कंडीशन आती है। हमने जो सेल लगाया है तो सेल के थ्रू भी उसको कौन सा जाता है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो प्रोवाइड करवाता है, सेल भी विद्युत वाहक बल प्रोवाइड करवाता है, उस सेल के कारण वहाँ पे क्या होता है, उसको एडिशनल फोर्स मिल जाता है, और वो फोर्स एक तरह से प्रणोदित बल का कार्य करता है, उसके कारण उसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो कांस्टेंट बने रहते हैं, या उसका विस्थापन हम बोले तो वो कांस्टेंट बना रहता है, फिर जब सेल खत्म हो जाता है फिर से वो काम करना बंद कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस, जिसमें हम एल, सी और आर की बात कर रहे हैं। तो आर के कारण जो भी इसके आवेशों के प्रवाह में जो कमी आती जा रही है, उनका आयाम जो कम हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर बल कौन सा लगता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम एज इट इज किसकी तरह हो गया, चालितावर्ती दोलन की तरह, इसीलिए जो भी इसकी इक्वेशन बनेगी या उसका सॉल्यूशन होगा सब बिल्कुल सेम उस डेरिवेशन की तरह ही होगा।
इसलिए ये दोनों जो ऑसिलेशंस है ये हमें एक साथ एक चैप्टर में दे रखे हैं, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ पढ़ना है ताकि हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पता कर सकें और सॉल्यूशंस वगैरह करने में भी हमें थोड़ी आसानी हो। लिखो, नेक्स्ट आगे लिखो। प्रेरकत्व आर, सॉरी प्रेरकत्व कैपिटल एल, कॉमा प्रतिरोध आर, प्रतिरोध कैपिटल आर व धारिता कैपिटल सी के संयोजन से, कैपिटल सी के संयोजन से हम दो प्रकार के परिपथ की रचना कर सकते हैं, दो प्रकार के परिपथ की रचना कर सकते हैं। कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा फर्स्ट श्रेणी LCR परिपथ, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट, और दूसरा आपका हो जाएगा समांतर LCR परिपथ या पैरेलल। लिख लो और फिर इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए सीरीज LCR सर्किट। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं LCR सर्किट। देखो ये सर्किट है, यहाँ पर ये एक तो हमने जोड़ दिया L इंडक्टेंस, फिर ये हमने जोड़ दिया C और ये जोड़ दिया हमने R। ठीक है, ये है L C R और ये हमने सेल जोड़ दिया, यहाँ से हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखो इन सब में आपको पता है प्रत्येक के सिरे पर क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर मतलब क्या होता है, कोई भी है जैसे R है या आपने कोई रेजिस्टेंस ले रहे हो आप R, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन होता है इसके दोनों तरफ, ठीक है। तो प्लस और माइनस में क्या हुआ, इन दोनों के विभव में पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल मतलब एक तरह से अगर आप स्लोप लेते हो, इनका पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है, तो आपके पास सिंपल सी बात है स्लोप कुछ ना कुछ प्लस से माइनस की तरफ आएगा ऐसा, तो इनके पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो जाना, ये क्या बोलते कहलाता है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो प्रत्येक के सिरों पर कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, तो यहाँ पर आपके L के सिरों पर हम विभवांतर किससे ले लेंगे, VL, ठीक है। सिमिलर C के सिरों पर क्या हो जाएगा, VC, ठीक है। और ऐसे ही R के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, VR। क्लियर है, सबके सिरों पर विभवांतर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ से हमें कितना मिलेगा, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा है LCR सर्किट, बना लो।
देखो टोटल इसके में आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे अगर हम करंट फ्लो करते हैं पूरे में तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, जैसे आप लोगों ने वो किरचॉफ के लॉ आप लोग पढ़ते हो, वहाँ से वोल्टेज का लूप होता है और एक आपका करंट का लूप होता है, ठीक है ना। किसी लूप में वोल्टेज का टोटल वोल्टेज कैसे लेते हैं हम, कि जैसे मान लो किसी भी एक डायरेक्शन में आप ले लो, प्लस 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 डायरेक्शन में ले लो या फिर माइनस डायरेक्शन में ले लो, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हम यहाँ से अगर E लें, यहाँ पे हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है, E के बराबर E माइनस वी एल माइनस वी सी माइनस वी आर इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्या है, इस पूरी सीरीज में फ्लो होने वाली करंट है, इस पूरे लूप में फ्लो होने वाली करंट। समझ में आया। एक काम करो, इससे पहले आप एक लाइन लिखो, पहले ये लिखने से पहले एक लाइन लिखो। एक शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल एल वाली कुंडली, एक शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल एल वाली कुंडली व शुद्ध धारिता कैपिटल सी वाले संधारित्र को प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से संयोजित करते हैं। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से संयोजित करते हैं। यह परिपथ श्रेणी LCR प्रणोदित परिपथ कहलाता है। यह परिपथ श्रेणी LCR प्रणोदित परिपथ कहलाता है। श्रेणी LCR प्रणोदित परिपथ कहलाता है। प्रणोदित क्यों कहला रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल प्रणोदित दोलन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ जो हम ई लगा रहे हैं, ये एक प्रकार से हम कैसा बोल सकते हैं, ये जो हमारा विद्युत वाहक बल लग रहा है, ये कैसा बल है, हमारा प्रणोदित बल का काम कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख लेना, किरचॉफ के नियम से आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो बता दो। किरचॉफ का नियम ये होता है कि किसी भी एक लूप में कुल जो विद्युत विभवांतर की बात करें या कुल विभव का मान क्या होता है, टोटल मान जो होता है वो बराबर 0 होता है। इस तरीके से हम लेते हैं। तो टोटल विभवांतर अगर हम यहाँ बात करें E माइनस 2 जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन इनकी देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, E माइनस वी एल, फिर माइनस का क्या बच जाएगा VC, और फिर माइनस का VR इक्वल टू 0। इसका मतलब E इक्वल टू हम इसे ये लिख सकते हैं VL प्लस VC प्लस VR, इक्वेशन नंबर 1। सिंपली हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम बात करें कि ये VL, VC और VR इन तीनों के मान क्या हैं। तो ये मान देखो, आप लोगों को पहले से वैसे तो याद होगा, 11th-12th में पढ़ते हो, नहीं भी याद हो तो यहाँ से आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। ये मान लॉ है ये, जैसे अपन V बराबर IR, ओम्स लॉ होता है ना, V बराबर IR, R का मान अपन वही से तो निकालते हैं, R बराबर यहाँ से V/I होता है। अब ये ओम्स लॉ है तो हमने याद ही कर रखा है, डायरेक्ट मान है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, उतना ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेम वैसे VL का मान, VC का मान, इनके भी फिक्स वैल्यूज है जो कि हमें याद ही रखनी है। ठीक है, तो जहाँ VL बराबर क्या होता है, जहाँ VL का फॉर्मूला होता है DI/dt। VL बराबर क्या होता है, DI/dt इंटू L इंटू DI/dt। ठीक है, और I बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लो, चूंकि I बराबर होता है dQ/dt। विद्युत धारा उसे तो कहते हैं प्रत्येकांक समय में आवेश प्रवाह की दर, तो विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th-12th में। विद्युत धारा क्या होती है, प्रत्येकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा I कहलाती है। तो यहाँ से हमें VL बराबर क्या मिल जाएगा, L इंटू d²Q/dt²। I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो d²Q/dt²। ये वैल्यू तो हमें मिल जाएगी VL की। क्लियर है। VC क्या होता है, दूसरी चीज हम बात करें VC एंड, या फिर
VC का मान डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए Q अपॉन C। VC होता है संधारित्र के सिरों पर प्राप्त विभवांतर। VC बराबर कितना होता है Q अपॉन C। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है VR। तो V बराबर IR से आप निकाल सकते हो। VR का मान कितना होता है I इंटू R। V बराबर कितना होता है I इंटू R। I का मान हमें पता है, ये मान हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी वी आर इक्वल टू, इन तीनों के मान लिख लो आप। इनको आप चाहो तो आप इक्वेशन नंबर ये दे दो A B और C, और ये A B C के मान आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके यूज में आएंगे, डायरेक्ट वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। लिख लिया। अब अगर हम इन तीनों का मान यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, तभी तो हमारे पास पूरी इक्वेशन मिलेगी हमें। E का मान, E की वैल्यू तो हमें पता ही है ऑलरेडी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू भी रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू VL। VL बराबर है L इंटू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस VC। VC का मान है Q अपॉन C प्लस R का मान है VR का मान है R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है। इजीली हमने यहाँ सबका मान रख दिया। थोड़ा इसको हम वापस अरेंज कर दें तो हमें ये मिल जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू L इंटू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, पहले डी क्यू अपॉन डी टी वाली टर्म ले लेते हैं, R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी। इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर डी क्यू अपॉन डी टी एंड देन सिंपली क्यू। क्लियर है। इसलिए हमने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने यहाँ पर तीनों की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, दोनों तरफ हम इस इक्वेशन को L से डिवाइड कर देते हैं। सबको हम किससे डिवाइड कर दें, L से। क्यों, क्योंकि हमें डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका होता है सबसे इजीली जो डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास इसके साथ कोई गुणांक नहीं है, इसके साथ L है, तो L से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल शुद्ध रूप में मिल जाएगा। तो देखो L से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब हमारे पास
पास ये जो इक्वेशन बनी है ये कम्प्लीटली हमारे पास किस फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की समीकरण 2 जो कि द्वितीय घात अवकल समीकरण है। जो कि द्वितीय घात अवकल समीकरण है। इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल सेम आ गई और ये इक्वेशन बिल्कुल किसकी तरह आई है, जो हमने ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन जो हमने दी थी किसके स्क्वायर थी, बराबर थी वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ आर अपॉन एल की जगह हमारे पास क्या था, वहाँ लैम्डा अपॉन एन था इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस यहाँ हमारे पास क्या था, क्यू है, एक्स के साथ में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है और के अपॉन एम लिख लो। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 जिसके अनुसार क्या इक्वेशन थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, क्यू अपॉन एल सी, वहाँ हमारे पास वैल्यू क्या थी, के अपॉन एम इंटू एक्स प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स और बराबर थी वैल्यू कैपिटल एफ नोट अपॉन एम साइन ओमेगा टी के। इसकी जगह हमारे पास क्या है, ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन की तुलना कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की तुलना करके और वहां से हम इनके मान ले सकते हैं। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ जो काम x कर रहा है वहां पर ये काम कौन कर रहा है, q कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू तो q है हमारे पास, ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ से x इक्वल टू q है, क्लियर है। यहाँ पर है हमारे पास लैम्डा अपॉन एम, इसके साथ यहाँ पर हमारे पास क्या है, r अपॉन एल के बराबर है, ठीक है। तो हमने जब इसका सॉल्यूशन लिया था, इस इक्वेशन को हमने सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज किया था, तो हमने लैम्डा अपॉन एम बराबर क्या लिया था, 2r के इक्वल था। यहाँ इसका मतलब हम r अपॉन एल को किसके बराबर मान लें, 2r के इक्वल। तो यहाँ से आपका r अपॉन एल हो जाएगा बराबर 2r और 2r बराबर क्या था, 1 अपॉन टू, ठीक है। ये इक्वेशन है, तो इसको हमने थोड़ा सा और सॉल्व किया था, प्लस में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r प्लस में इसको किसके बराबर मान लेते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, तभी तो पूरी इक्वेशन आई थी हमारे पास। इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हम बिल्कुल इजी फॉर्म में इसको ले लें। हमने लास्ट में यहाँ इसको चेंज किया था, इसको हमने 2r ले लिया था और इसको हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया था, तो ये इक्वेशन बन गई थी जिसका फिर हमने सॉल्यूशन दिया था। तो सेम तरीके से तो यहाँ पर हम किसको मान लेंगे, 2r के इक्वल, r अपॉन एल को 2r के इक्वल ले लो, क्लियर है। एक चीज ये खत्म हो गई। दूसरा, हमने लास्ट में के अपॉन एम को बराबर माना था ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर का काम कौन करेगा, 1 अपॉन एल सी। इसको के अपॉन एम को लिया था ओमेगा नॉट स्क्वायर। लास्ट इक्वेशन देखो जहाँ हमने सिंपल हार्मोनिक ये 40 साधावर्ती दोलन की इक्वेशन हम जहाँ डिराइव किए, वहाँ पे देखो तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको बराबर हम मान लेते हैं 1 अपॉन एल सी, क्लियर है। 1 अपॉन एल सी के इक्वल आ जाएगा। और एक जो हमारे पास मान है ई नॉट अपॉन एल यहाँ पर बच रहा है, इसको जैसे हमारे पास ये था कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम था, इसको हमने किसके बराबर मान लिया था, स्मॉल एफ नॉट के इक्वल माना था इजी फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल ई नॉट अपॉन एल, इसको हम इजी के लिए किसके बराबर मान लेते हैं, कोई कॉन्स्टेंट अल्फा नॉट के बराबर। ये हमारा हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल इक्वल टू अल्फा नॉट, ये सब हमने माना है, माना, क्लियर है। एक्स बराबर क्यू है वो तो हमें दिख ही रहा है इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर आवेश में परिवर्तन होगा जैसे वहाँ विस्थापन में हो रहा था, ठीक है। मेन जो हमने यहाँ चेंज किया है, चेंज किसको किया है, लैम्डा अपॉन को 2r लिया था, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल है r अपॉन है, उसको 2r ले लिया और वो बराबर होता है 1 अपॉन 2, दूसरी चीज हो गई। तीसरा, हमने
यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में दिया था ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स बना था। यहाँ पर क्यू का मल्टीप्लाई क्या है 1/LC, तो 1/LC को हम ले लेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल। और फाइनल हमारे पास ये था, इसको हमने कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम को मानते हैं स्मॉल एफ नॉट, यहाँ पर एक कैपिटल ई नॉट अपॉन एल है, तो इसको मान लेंगे अल्फा नॉट के इक्वल। नोट कर लो। ठीक है, और ये सारे मान अपन रख देते हैं, तो अब अपने पास समीकरण 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो एज इट इज है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर है प्लस आर अपॉन एल की जगह हम रख देते हैं 2r इंटू डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1/LC को रख देते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू और इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल को रख देते हैं अल्फा नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास सिंपली इक्वेशन बन गई, तो जहाँ हमारे पास ये समीकरण थी, तो इस समीकरण का हमने सॉल्यूशन क्या लिया था, इसका सॉल्यूशन हमने लिया था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये सॉल्यूशन दिया था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। क्लियर है, तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन भी इसी के बेस पे क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, से दे देंगे। वहाँ इक्वेशन x के लिए थी, तो x बराबर यहाँ q में है, तो q बराबर x नॉट की जगह हो जाएगा q नॉट, और बाकी अपने पास हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे उसका सॉल्यूशन था उसी तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया। इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास क्या बताता है, चार्ज वेरिएशन, क्यू की वैल्यू आ रही है, क्यू यहाँ पर क्या बता रहा है, चार्ज वेरिएशन, चार्ज में कितना वेरिएशन हो रहा है, चार्ज वेरिएशन। अब अपने पास जो पहले सॉल्यूशन था, इसके लिए अपने पास सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, इस एक्स नॉट का मान भी निकाला था और इस फाइव का मान भी निकाला था, फिर इन दोनों को इक्वेशन में डाल करके हमने फाइनल वैल्यू निकाली थी। क्लियर है, तो यहाँ पर सेम उसी की तरह हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू नॉट का मान निकालना पड़ेगा। तो जहाँ क्यू नॉट, अब आपको वहाँ एक्स नॉट का मान याद है, तो डायरेक्टली एक्स नॉट से आप क्यू नॉट का मान डाल दो। तो यहाँ अपने जैसे एक्स नॉट निकालने में हमने पूरा दिमाग लगा करके पूरा हमने क्या उसको डिराइव किया था और तब एक्स नॉट का मान निकाला था। यहाँ आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन एक्स नॉट की वैल्यू याद है तो डायरेक्ट क्यू नॉट लिख सकते हो, इसलिए ये इक्वेशन ध्यान करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपने 40 सरल आवृत्ति वाली इक्वेशन पूरी पढ़ रखी, वो आपको पूरा ध्यान है, तो वहाँ से आप इनका मान भी डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे सॉल्यूशन हमने वहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, इस इक्वेशन को भी इससे कंपेयर करके लिखा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू में आपको ध्यान दो, हमारे पास एफ नॉट था। ठीक है, एफ नॉट यहाँ हमने किसके बराबर लिया है, अल्फा नॉट के बराबर, ये आपका हो जाएगा अल्फा नॉट अपॉन में वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये एज इट इज हो जाएगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 1/2।
बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज के लिए। यहाँ से हमारे पास क्यू नोट, जैसे वहाँ हमारे पास एक्स नोट का मान आ रहा था, एक्स नोट हम क्या बोल रहे थे, अधिकतम विस्थापन था, अधिकतम विस्थापन आयाम, जिसके लिए हम इस डिनोमिनेटर को क्या मिनिमम मानते थे, तो हमारे पास एक्स नोट का मान अधिकतम आ जाता था। वैसे ही यहाँ पर क्यू नोट हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ये बराबर हम लिख सकते हैं अधिकतम आवेश। देख लो सारी की सारी वैल्यूज बिल्कुल जस्ट एज इससे कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये मान अच्छे से याद है या आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो वहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, बस ये जो कुछ एक हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज, जो चेंज इसमें किए थे सेम चेंज ही यहाँ करना है। ठीक है, कुछ अलग भी नहीं करना। सेम लैम्डा अपॉन एम को माना था, तो यहाँ पे बस कंपेयर ये करना था कि इसका मल्टीपल क्या था, यहाँ पे उसको 2r मानना था। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इसमें हमने k बाय m को माना था, इसमें हमें किसको मानना पड़ा 1 अपॉन LC को मानना पड़ा, और इक्वल टू एफ नोट अपॉन एम को स्मॉल एफ नोट माना कोई कांस्टेंट के बराबर। यहाँ ऐसे ही हमने ई नोट अपॉन एल था उसको अल्फा नोट के बराबर मान लिया। तो जहाँ पर भी आप एफ नोट एक्स नोट की वैल्यू में यहाँ एफ नोट था तो एफ नोट की जगह आपने अल्फा नोट मान रखा है तो अल्फा नोट के फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली क्यू इसका सॉल्यूशन आ गया और क्यू नोट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जहाँ पहले x था तो अगर dx अपॉन dt लेते थे तो वहाँ से हमें किसका मान मिल जाता था, वेग का मान, कि वेग में कितनी कमी आ रही है या वेग का मान हम निकाल सकते थे। यहाँ हमारे पास इक्वेशन किसके फॉर्म में, q के फॉर्म में है। और अगर q को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो dq अपॉन dt तो dq अपॉन dt किसके बराबर होता है, i के बराबर। अभी हमने यूज भी लिया है, तो यहाँ पर हमें dq अपॉन dt करने से किसका मान मिल जाएगा, i का। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 4 को हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम लिखें समीकरण 4 का अवकलन करने पर dq अपॉन dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपली क्यू नॉट कांस्टेंट है ही, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और इनटू में क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, सिंपली हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। dq अपॉन dt आपके पास किसके बराबर है, i के बराबर है, तो इसे i फॉर्म में निकाल सकते हो आप। आई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है, वहाँ जैसे हम सेम dq अपॉन dt को dx अपॉन dt को करते थे डिफरेंशिएट, तो वहाँ से हमें मान किसका मिल जाता था, वेग का। या इसी को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी हमने निकाला था और सबको वैल्यूज में पुट भी किया था। सेम आप यहाँ से डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल करके जो हमारे पास मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ भी मान रख सकते हो, उससे मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव को आप टोटल को कोई एक कोण मान लो थीटा, तो आपके पास कॉस थीटा है। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है एज इट इज ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू। इक्वल होती है दोनों चीजें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा प्लस पाई बाय टू के बराबर। प्लस पाई बाय टू क्या होता है, फेज में चेंज होता है, यह आपका होता है साइन।
इसमें फेज में चेंज होता है तो ये आपका हो जाता है कॉस। क्लियर है? दोनों में कितना 90 का ही तो फेज चेंज होता है, तो आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास आई बराबर साइन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन में लिखना हो तो ये आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाय 2। ये हमारे पास क्या आ जाता है, करंट वेरिएशन। जैसे चार्ज वेरिएशन आया था कि चार्ज में टोटल चेंज कितना हो रहा है, ये हमारे पास आ जाता है करंट वेरिएशन कि धारा में टोटल कितना परिवर्तन होगा, जो हमने बताया। जैसे मतलब हमारा कहने का क्या है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। ठीक है, जैसे वहाँ पे करंट वेरिएशन चार्ज वेरिएशन था, ये हमारे पास हो जाएगा करंट वेरिएशन। मतलब क्या है कहने का, जैसे हमने देखो सब कुछ कंपेयर जब समझ में नहीं आए तो चालित आवर्ती दोलन से आप कंपेयर कर लो। अगर यहाँ थोड़ा चेंज लग रहा हो आपको तो क्यों, क्योंकि वहाँ हमने जैसे क्या देखा था कि आयाम में जो भी कमी हो रही थी, जैसे अवमंदक बल के कारण आयाम में जो कमी हो रही थी तो उसका फर्क सीधे सीधे किस पे पड़ रहा था, आयाम में कमी हो रही थी, फर्क पड़ रहा था आपके विस्थापन पे। ठीक है, कि विस्थापन में आयाम में क्या चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके विस्थापन में चेंज हो रहा था। यहाँ पर सेम चीज क्या होगा, या हम ये बोले कि विस्थापन में जो चेंज हो रहा था इसका कंटिन्यूसली विस्थापन जैसे धीरे धीरे कम होता जाता है उसके कारण उसमें आयाम भी सेम टू सेम कम होता जाता है। यहाँ सेम हमारा x की जगह यहाँ हमने क्या ले रखा है, q ले रखा है। तो अभी से पहले जो हमने इक्वेशन लिखी थी, जो सॉल्यूशन हमने लिखा था q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वो हमारे पास आता है चार्ज वेरिएशन। मतलब चार्ज में क्या कमी हो रही है, जो काम यहाँ पर विस्थापन में कमी कर रहा था वो सेम चीज यहाँ कौन एक्सप्लेन कर रहा है, चार्ज में कितनी कमी हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज जैसे यहाँ विस्थापन के कारण चेंज किसमें हो रहा है, आयाम में, कि आयाम में कितनी कमी होगी। तो सेम यहाँ पर आयाम का काम कौन कर रहा है, हमारा करंट कर रहा है, कि जो चार्ज में कमी हो रही है उसका फर्क किस पे पड़ रहा है, यहाँ पर करंट पे पड़ रहा है। क्लियर है? मतलब कि जो अपन ने ये पढ़ा था ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ अपन किसको कंपेयर कर रहे थे, एक्स, और एक्स के कारण आयाम में कितना फर्क पड़ रहा था। क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या लेंगे इसका कंपेयर, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू, पूरी इक्वेशन हमने किस फॉर्म में चेंज की है, एक्स को क्यू से हमने चेंज कर रखा है, तो यहाँ हम चेंज कर रहे हैं क्यू को, और क्यू में चेंज का फर्क यहाँ पर किस पे पड़ रहेगा, आपके आवेश पर, सॉरी धारा पर पड़ेगा, आई पर, धारा आई पर। क्लियर है? तो यहाँ देख सकते हो आप आयाम में चेंज कर रहे हैं, आयाम के कारण किस में परिवर्तन होगा, यहाँ पर धारा में परिवर्तन होगा। सॉरी, वहाँ पर जैसे हमने x में चेंज किया था विस्थापन में, उसका फर्क किस पे पड़ रहा था कि उसके कारण उसके एम्पलीट्यूड में कमी आ रही थी। यहाँ हम सेम काम क्या कर रहे हैं, यहाँ x की जगह हमारा चेंज किस में हो रहा है, q में, चार्ज में वेरिएशन हो रहा है। जो हमने q वाली इक्वेशन ली थी, q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वो क्या दिखा रही थी हमें, चार्ज में वेरिएशन, चार्ज में कितनी कमी हो रही है। ठीक है, उसका फर्क यहाँ पर किस पे पड़ेगा, जैसे यहाँ फर्क पड़ रहा था आयाम पे, यहाँ हमारे पास LCR सर्किट में फर्क किस पे पड़ेगा, धारा I पर। तो I में कितना परिवर्तन होगा, ये इसको हम बोलते हैं करंट वेरिएशन। इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? इस इक्वेशन को आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। डेल्टा हमने किसको मान लिया, ये पाई माइनस पाई बाय 2 डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, जहाँ डेल्टा इक्वल टू फाइव माइनस पाई बाय 2, फाइव माइनस पाई बाय 2। डेल्टा क्या कहलाता है, मतलब दोनों को अगर इसमें लिखने में कंफ्यूजन हो तो आप डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हो। डेल्टा यहाँ पर है फाइव माइनस पाई बाय 2, ये क्या कहलाती है, धारा की कला। इसको हम कहते हैं धारा की कला, कि धारा की कला में कितना चेंज होगा, तो फाइव माइनस पाई बाय 2 के इक्वल, धारा की कला।
यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। सारी की सारी वैल्यू जैसे हमने सिंपल ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए की थी, बिल्कुल वहीं से आप कंपेयर करके एज इट इज ले सकते हो। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे हमने किसका मान माना था, जैसे फाई का मान हमने लिया था tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, वहाँ पे मान। यहाँ हम सेम उसकी जगह किसका मान ले रहे हैं, धारा के आयाम की बात करें, आई नॉट। आई नॉट क्या है आपके पास, धारा का आयाम। जो वहाँ पर हमारे पास एक्स नोट था, वहाँ पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी जगह आई नॉट। ठीक है, तो एक्स नोट की वैल्यू आपने किसके फॉर्म में ली थी, एक्स नोट बराबर आपने लिया था एफ नोट के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आई नोट बराबर एक्चुअली में क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ओमेगा। क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और क्यू नॉट का मान हम पहले निकाल चुके हैं, अभी इससे पीछे निकालते हैं, सेम वहाँ से भी। तो क्यू नॉट का मान जो वहाँ पे एक्स नोट का काम कर रहा था, देखो एक्स नोट बराबर हमने क्या लिया था, एफ नोट अपॉन 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 1/2। यही सेम मान था। एक्स नोट का काम यहाँ कौन कर रहा है, क्यू नोट कर रहा है। आई नोट बराबर, ये जो आई नोट आ रहा है, आई नोट किसके बराबर है, क्यू नोट इंटू ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ पर क्यू नोट से हम कंपेयर करके क्यू नोट का मान अभी हमने पीछे निकाला था, वो मान ऐसे लिख दो। क्यू नोट बराबर क्या था, यहाँ एफ नोट था एक्स नोट में, क्यू नोट में हमारे पास क्या माना है हमने, अल्फा नोट। तो अल्फा नोट इंटू ओमेगा एज इट इज, और अपॉन में तो वैल्यू एज इट इज लिख ही दो। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आई नोट इक्वल टू, आई नोट क्या कहलाता है, हमारा धारा का आयाम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखो अल्फा नोट कुछ मान मान रखा है, अल्फा नोट का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा नोट का वैल्यू हमें पता है 2r। यहाँ पर अगर हम 4r स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2r का स्क्वायर है, तो इन तीनों के मान यहाँ हमें पता है। वो तीनों मान अगर हम यहाँ डाल दें, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, अल्फा नॉट ओमेगा नॉट व 2r का मान रखने पर क्या वैल्यू हो जाएगी, आई नॉट इक्वल टू ओमेगा एज इट इज। अल्फा नॉट किसके इक्वल माना था, देखो पीछे अभी हमने मान रखा है, अल्फा नॉट बराबर हमने माना था ई नॉट अपॉन एल के। अल्फा नॉट की वैल्यू रख देते हैं ई नॉट अपॉन एल। क्लियर है, अपॉन में यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2r के स्क्वायर की इक्वल है, 4r स्क्वायर 2r के स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, 2r हमने यहाँ पर किसके इक्वल माना था, जो 1/2 था, r अपॉन एल बराबर मान रखा है हमने 2r। देखो अभी लास्ट हमने लिखा है किसके इक्वल माना था हमने, 2r बराबर r अपॉन एल के इक्वल माना है। ठीक है, तो यहाँ पर r अपॉन एल का स्क्वायर, ये किसका हो रहा है, 2r का स्क्वायर हो रखा है, 4r स्क्वायर। यहाँ पे 2r का मान है ये, इसके स्क्वायर के इक्वल लिख दो, मतलब r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओमेगा की वैल्यू तो वही कॉन्स्टेंट है, वो फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर हमने किसके इक्वल मान रखा था, ओमेगा नॉट स्क्वायर हमने माना है 1 अपॉन एल सी के इक्वल। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 1 अपॉन एल सी। ओमेगा नॉट स्क्वायर पूरा ही 1 अपॉन एल सी के इक्वल था, तो इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर और ये होल पावर 1/2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने केवल इन सबके मान रख दिए हैं। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख लेना, वैसे पीछे यहाँ पर लिख रखा है, फिर भी 2r बराबर हमने माना है r अपॉन एल, इसका स्क्वायर कर दिया हम, 4r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमने यहाँ रख दिया। दूसरी चीज ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर हमने माना ही था 1 अपॉन एल सी, एज इट इज रख दिया। क्लियर है, और यहाँ हमने अल्फा नॉट, अल्फा नॉट किसको माना था हमने, ई नॉट अपॉन एल को। सारे मान हमने पुट कर दिए एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, ऊपर हमारे पास ओमेगा अपॉन एल आ रहा है, ओमेगा अपॉन एल को
करना चाहते हैं तो नीचे से भी ओमेगा अपॉन एल कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ इस पूरी वैल्यू में क्या हो रहा है, अंडर रूट आ रहा है। इसका मतलब आप अंदर से आपको कॉमन क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अंदर से आप ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पूरा कॉमन लोगे तो अंडर रूट के बाहर आकर के कितना बन जाएगा, ओमेगा अपॉन एल बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे से हम कॉमन लेंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर से ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन लेने पर आई नॉट इक्वल टू ऊपर एज इट इज ओमेगा ई नॉट अपॉन एल। यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से तो सीधे आप कॉमन ले लो, आर स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर आकर के कितना बन गया, ओमेगा अपॉन एल। क्लियर है, यहाँ आपके पास क्या बच गया, ओनली आर स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ देखो आपके पास क्या है, 1 अपॉन एल सी है। ठीक है, एक तरह से 1 अपॉन एल सी में आप डिवाइड कर रहे हो ओमेगा अपॉन एल का, कॉमन लेने का मतलब यहाँ अपन डिवाइड कर दे ओमेगा अपॉन एल से, वैल्यू क्या बच जाएगी, देखो 1 अपॉन एल सी इंटू अपॉन में ओमेगा अपॉन एल, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा एल अपॉन ओमेगा। क्लियर है, माइनस यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, इसमें से आप कॉमन ले रहे हो ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वैल्यू क्या बचेगी, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर है और पावर है 1/2। क्लियर, और यहाँ देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा अपॉन एल कॉमन लिया है हमने, ओमेगा ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आई नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई नॉट इक्वल टू, अब ये ओमेगा अपॉन एल से ये ओमेगा अपॉन एल कैंसिल, ऊपर रह जाएगा ई नॉट अपॉन वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, 1 अपॉन सॉरी ओमेगा सी माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा एल इसका स्क्वायर पावर 1/2। क्लियर है, ये हमारे पास पुरानी वैल्यू हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू को हम किसके बराबर मान सकते हैं, एक आपने सुना होगा प्रतिबाधा, जैसे प्रतिरोध होता है आर वैसी प्रतिबाधा होती है जेड, इसको हम मान सकते हैं प्रतिबाधा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन जेड। ठीक है, जहाँ जेड क्या है, प्रतिबाधा, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, जेड बराबर हमने किसको माना है, आर स्क्वायर, यहाँ हम लिखे 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। इस पूरे को हमने किसके बराबर मान लिया, जेड के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। ठीक है, ये हमारे पास आई नॉट का मान किस फॉर्म में आ गया, ई नॉट अपॉन जेड के फॉर्म में। जैसे सेम कंडीशन है यहाँ पे ई नॉट, देखो V बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ, यहाँ से अगर हम आई निकालें, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर के बराबर होता है। आर होता है प्रतिरोध, यहाँ आर का काम कौन कर रहा है, जेड कर रहा है प्रतिबाधा, और V हमारे पास होता है विभव, यहाँ पर भी ई नॉट हमारे पास क्या है, विभव है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी से आया हुआ है, तो बिल्कुल सेम करंट बराबर किसके इक्वल आया, V अपॉन आर के इक्वल आया हुआ है। अब यहाँ पर आई का मान मैक्सिमम, आई नोट का मान क्या है, आई नोट हमारे पास क्या आया, करंट में कितना वेरिएशन
इक्वेशन में भी हमने सब जगह यही किया था। इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब z का मान मिनिमम होगा। हम लिख सकते हैं किसी LCR परिपथ में धारा I नॉट, धारा आयाम है ये, धारा आयाम I नॉट अधिकतम होगा जब प्रतिबाधा z का मान न्यूनतम होगा। नोट का मान अधिकतम कब होगा, जब z का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, और z में ये कंडीशन हमारे पास हमेशा कौन सी होती थी, रेजोनेंस कंडीशन होती थी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें इसको मिनिमम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू हम मिनिमम लेंगे। इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं z बराबर जो ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा l का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1/2। ये पूरा मान हमें कैसा मानना पड़ेगा, बिल्कुल मिनिमम मानना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में। अवकलन करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आई है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। उस कंडीशन पर हमारे पास ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, बिल्कुल मिनिमम होगी। वो कंडीशन कौन सी होती है, अनुनाद की कंडीशन। यहाँ पर भी इसके बाद मतलब हमारे पास अनुनाद कंडीशन आएगी। इसीलिए पहले हमने जब कहा था LCR सर्किट तो हमने इसका नाम क्या दिया था, LCR अनुनाद परिपथ। LCR अनुनाद परिपथ क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान, धारा आयाम का मान मैक्सिमम कब होगा, वही अनुनाद वाली कंडीशन में। ठीक है, अनुनाद वाली कंडीशन में अपने पास वैल्यू कैसी हो जाएगी, धारा की मैक्सिमम कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपको कंडीशन इसकी निकालनी है, डी ओमेगा अपॉन डी जेड या फिर डी जेड अपॉन डी ओमेगा करके देखो वैल्यू आपके पास क्या आती है, या आप कमेंट सेक्शन में बताना है, या आप लोग खुद कर लेना, अदरवाइज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, कुछ नहीं, बस डी जेड का डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में इस पूरे को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें देखना है कि जेड का मान हमारे पास वहाँ से क्या मिलता है। ठीक है, या फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट कंडीशन वहाँ आई थी, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट की कंडीशन आती है या नहीं, या उसकी जगह हमारे पास कुछ और मान आता है, क्या मान आता है, वो मान हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, कि कब हमारे पास जेड का मान मिनिमम हो और उसके रेस्पेक्ट में आई नॉट का मान कैसा मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए। तो यहाँ पर कंडीशन वही होगी। ठीक है, अब ओमेगा नॉट ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ यहाँ हमने ओमेगा नॉट का मान कुछ और मान रखा है, वहाँ हमारे पास कुछ और मान था, तो हो सकता है उसके बेस पे कुछ थोड़ा सा आपके पास चेंज भी आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ अपने ओमेगा नॉट स्क्वायर किसको माना था, यहाँ माना था 1/LC को मान रखा है ओमेगा नॉट स्क्वायर, वहाँ पर ओमेगा नॉट का मान ओमेगा नॉट ही था, तो हो सकता है मान किसी और फॉर्म में भी आ जाए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम करके देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कि यहाँ हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन कौन सी होती है। आप लोग करना चाहो तो आप लोग उसको खुद सॉल्व करके देखना, इसको डिफरेंशिएट करके देखना।